अबाउट ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। 1895 में क्या होता है, एक मैन थे जिनका नाम था बिरसा। ठीक है, और वो फॉरेस्ट में और विलेजेस में, कहाँ की, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पर है, झारखंड में। तो झारखंड में छोटा नागपुर जगह है, वहाँ के विलेजेस और फॉरेस्ट में रूमिंग करते हुए फिर रहे थे। रूमिंग मतलब क्या होता है, एक तो होता है रोरिंग जो दहाड़ते हैं। रूमिंग मतलब होता है आपको, आप अपनी ही बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आप अपने आसपास के लोगों को उसको बता देते हो, और ऐसी बात जिस पे लोग आप पर विश्वास भी कर लें। तो छोटा नागपुर के गांव में ये घूम रहे थे, 1895 की बात है। उसी समय ये लोग जो थे इनको क्या मानते थे, मिरेकुलस पावर, यानी लोग कहते थे कि ये जो बिरसा है ये हमारी तरह मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। इसके पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिससे ये हमें बीमारियों से भी राहत दे सकता है और हमारे खाने पीने की चीज़ों को मल्टीपल कर सकता है, दुगुनी तिगनी कर सकता है। ऐसा लोगों का विश्वास था बिरसा के ऊपर, जबकि बिरसा एक नॉर्मल इंसान था जैसे कि वो सब लोग थे, लेकिन फिर भी लोग उसको मैजिकल पर्सन मानते थे और ये मानते थे कि वो उसकी डिसीजेस, इवन उसके ग्रेन्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, 1895 में बिरसा ने खुद ब खुद अपने आप को बोला था कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया एक आपका अपॉइंटी हूँ, यानी कि मुझे भगवान ने अपॉइंट करा है और यहाँ पर मुझे भेजा है उन लोगों की सहायता, उन लोगों को सेव करने के लिए जो किस में है, ट्रबल में है, परेशानी में है। ठीक है, ऐसा बिरसा ने खुद कहा था लोगों से कि मुझे यहाँ पर भगवान ने भेजा है तुम सब लोगों को, या फिर उन लोगों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है, उनको सेव करने के लिए। ठीक है, उनको फ्री करने के लिए। और फ्री किससे करने के लिए, डिकूज ऑफ स्लेवरी। डिकूज बोलो किसको बोलते थे, डिकूज बोलते थे आउटसाइडर को। जैसे कि हम कहीं जाते तो हर जगह पे हर शब्द को अलग अलग नाम से बोला जाता है, कोई उसको चीज़ को किसी नाम से बोलता है तो कोई किसी नाम से बोलता है ना। तो जो आपके डिकूज है उनको किसको बोलते थे, वो अंग्रेजों को बोलते थे। वो अंग्रेजों को आउटसाइडर बोलते थे, तो आउटसाइडर को वो अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में डिकूज बोलते थे। तो वो कहते थे जो डिकूज ने हम लोगों को दास बना रखा है, स्लेवरी बना रखा है, मैं उन लोगों को उस स्लेवरी से मुक्त करने के लिए आया हूँ। बहुत जल्दी बहुत सारे थाउजेंड्स बिगिन हो जाते हैं फॉलोइंग बिरसा को फॉलो करने लग जाते हैं, यानी हजारों की तादाद में लोग बिरसा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और वे विश्वास करते हैं कि बिरसा जो है एक भगवान है और वो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया है। रियलिटी में ऐसा बिरसा भगवान नहीं था, ना भगवान की तरह भेजा कोई अपॉइंटी था, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग था जैसे कि और बाकी के लोग थे। ठीक है, बिरसा का जन्म एक मुंडा फैमिली में हुआ था, जैसे कि हम लोग होते हैं ना, जैसे कि अपनी अलग अलग कास्ट होती है, कोई चौधरी होते हैं, कोई जाट होते हैं, सॉरी जाट में ही चौधरी आते हैं, तो अलग अलग कास्ट होती है। ऐसे ही ट्राइबल्स में भी अलग अलग कम्युनिटी होती है, तो मुंडा भी आपकी एक ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल कम्युनिटी है। तो उनका जिस ट्राइबल कम्युनिटी में जन्म हुआ था उस कम्युनिटी का नाम क्या था, मुंडा, इसीलिए उनका पूरा नाम क्या था, बिरसा मुंडा। ठीक है, ट्राइबल लोग जो यहाँ पर कहाँ पर रहते थे, छोटा नागपुर के अंदर रहते थे, उनको फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ मुंडा ही नहीं थे, बल्कि अदर कम्युनिटी के ट्राइबल लोग भी थे, जैसे कि संथाल और ओरांस, है ना। तो संथाल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग और ओरांस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। सबके सब जो थे डिफरेंट वेज में, सबके सब दुखी थे। ये अलग बात थी, किसी को किसी चीज़ का दुख था तो किसी को किसी चीज़ का दुख था। सबसे ज़्यादा दुखी थे वो आउटसाइडर ब्रिटिश रूल की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश रूल की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस और फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ये आगे अभी आएगा। अगर आप फैमिलियर वे में समझोगे तो डिसअपियरिंग हो जाओगे। ठीक है, थोड़ी डिसअपियरिंग में देखोगे तो क्या हो रहा था कि उनका जो लाइवलीहुड था, भाई ट्राइबल लोगों का लाइवलीहुड होता है उनके जंगल, क्योंकि वो जंगलों के अंदर ही रहते हैं। जंगल के पेड़, जंगल के फ्रूट्स, जंगल से मिलने वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे ट्राइबल्स के जीवन का जीवन यापन का तरीका होता है ना। और दूसरी बात क्या थी कि ट्राइबल लोगों के अपने खुद के बहुत ज़्यादा सिद्धांत होते हैं धार्मिक रूप से, और ब्रिटिश लोग सिद्धांतों को नहीं मानते थे। उन्होंने उनके सिद्धांतों पर अपना इंटरफियर करना शुरू करा और उन्होंने ट्राइबल्स को जो है जंगलों से बाहर निकालना शुरू करा और ट्राइबल्स के जंगलों को काटना शुरू करा था, जिससे वो प्रॉब्लम में आ गए थे, उनकी लाइफ डेंजर में आ गई थी। जब बिरसा ने इस प्रॉब्लम को समझा, देखा, तो ना रिजॉल्व करने की सोची। उन्होंने बोला था कि आउटसाइडर कौन है, आउटसाइडर डिकूज हैं और इन्होंने हम लोगों को स्लेव बना रखा है इस रीज़न में। ठीक है ना, तो ट्राइबल पीपल जो ब्रिटिश के अंडर है उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्यों बिरसा ने ऐसा सोचा, क्यों ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग डिकूज हैं, ये सब, सॉरी, ये लोग क्यों बोल रहे थे कि डिकूज ने हम लोगों को परेशान कर रखा है, ये सब हम इस बार चैप्टर में देखेंगे। तो ट्राइबल की सोसाइटी के बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। ज़्यादातर जो ट्राइब्स होती हैं उनके अपने खुद के कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं। कस्टम और रिचुअल मतलब क्या होती है, अपने खुद के क्या होते हैं,
और ये भी जितने पूजा पाठ वगैरह करते हैं सबका अपना अलग अलग तौर तरीके होते हैं, तो तौर तरीके और रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड वगैरह उनके अपने अलग अलग थे, है ना। तो दैट वर वेरी डिफरेंट, जो कि आपके ब्राह्मण्स के द्वारा बहुत डिफरेंट थे, यानी कि जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो ब्राह्मण हमसे फॉलो करवाते हैं ब्राह्मण, उनसे उनके कस्टम रिचुअल्स बिल्कुल अलग थे, हमारी तरह नहीं थे। अगर हम अभी भी उनके पास चले जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं, हमें उनकी धार्मिक चीज़ें अपनी तरफ से बहुत ऑकवर्ड लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ना तो रिलीजियसली ना ही मैटेरियलिस्टिकली। तो सोसाइटी के अंदर डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटी। और ट्राइबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट को लेकर के इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जितना कि हम लोगों के अंदर है, हम नॉर्मल लोगों के अंदर है, जनरल कैटेगरी वाले लोगों के अंदर है, उनके अंदर कास्ट को लेकर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्राइब जो थी वो सेम ट्राइब मानती थी एक दूसरे को साथ में, और सबके सब एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई रिश्ता या रिश्तेदारी फॉलो करते थे, किंगशिप फॉलो करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था, सोशल डिफरेंस था, इकोनॉमिक डिफरेंस था। इकोनॉमिक पैसे के मामले में कोई अमीर कोई गरीब था, सोशल कोई ऊंचा कोई नीचा था, लेकिन वैसे कास्ट डिवीज़न जो होता है रियलिटी में, जो हमारे टाइप में हमारी रिलीजन में होता है या सब हमारे कास्ट में होता है, वैसा कुछ भी इनकी कास्ट में नहीं था। तो ट्राइबल लोग कैसे रहा करते थे? ट्राइबल लोग 19वीं सेंचुरी से देखेंगे तो ट्राइबल जो पीपल थे वो हमारे भारत के अलग अलग जगहों पर रहते थे और सबका अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। कोई आपका गैदरिंग कर रहा है तो कोई हंटिंग कर रहा है, तो कोई सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रह रहा है, ऐसे सबका अलग अलग वर्क था। झूम कल्टीवेटर, तो झूम कल्टीवेशन का मतलब उसको क्या होता है, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में की जाती है, ज़्यादातर वो पैच ऑफ लैंड एक फॉरेस्ट का पार्ट होता है। इसमें कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्राउंड तक सनलाइट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बंट कर देते हैं जगह की वेजिटेशन को, यानी कोई जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो पहले से उस पेड़ के जो जंगल है उसको उसकी पत्तियों को या फिर उसकी जो टहनियाँ हैं सब पूरे पेड़ को काट देंगे। बड़ा जंगल है तो पेड़ों को भी काट देंगे और फिर उस जगह पर क्या करेंगे, वो लोग आग लगा देंगे, ठीक है ना। और वो जगह क्लियर करने के बाद जब आग लगाएंगे, फायरिंग वो करेंगे, तो फायरिंग से क्या होता है, जो आपकी राख बनती है, राख में निकलता है बेटा पोटाश, और पोटाश आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। पोटाश क्या करता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए वो उस राख को उस मिट्टी के अंदर ही छोड़ देते थे। तो वो एक से जब पेड़ों को काट देते थे, ठीक है ना, और मिट्टी के अंदर हल से क्या करते थे, फिर वो उस मिट्टी को ढीला करते थे, क्योंकि भाई जब पेड़ों की मिट्टी है तो पेड़ तो जड़ से अपने पेड़ मिट्टी को एकदम बांध के रखते हैं, तो मिट्टी को खेती के लिए क्या करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। फिर वो हॉ की मदद से, हल की मदद से अपनी मिट्टी को ढीला करते थे, इससे कल्टीवेशन के मुताबिक वो बन पाए, और फिर उसके अंदर बीजों को डाल देते थे। कुछ टाइम के बाद प्लाउइंग करते थे और बारिश होती थी, बारिश के होने के बाद में उनकी जो क्रॉप होती थी वो अपनी मैच्योर हो जाती थी, और क्रॉप के मैच्योर होने के बाद में, रेडी होने के बाद में, फिर वो उसको हार्वेस्ट करते थे, ठीक है ना। और जो फील्ड होता था आपका उसमें कल्टीवेटेड होता था और कुछ समय के लिए फिर उसको वो छोड़ देते थे, यानी कि उन्होंने खेती की, वो जो उपजाना चाहते थे वो उपजाया, उसको लिया, काटा, और उसके बाद मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया, जिससे कि मिट्टी दोबारा से अपने आप को रिवाइज कर पाए। बार बार एक ही मिट्टी पे वो खेती नहीं करते थे, कुछ समय के लिए उसको फैलो छोड़ देते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो ज़्यादातर कहाँ पर करते थे, पहाड़ी एरिया में या बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाले एरिया में, और कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि आपका असम मेघालय वगैरह का जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट में, और सेंट्रल इंडिया में जैसे कि एमपी का और उड़ीसा झारखंड वाला एरिया है वहाँ पर करते थे। यहाँ पर ट्रैवल जो लोग थे ज़्यादातर डिपेंड किस पे करते थे, वो एक फॉरेस्ट है दूसरे फॉरेस्ट में ट्रैवल करते रहते थे, मूविंग करते रहते थे, जिससे कि वो हर जगह की लैंड को यूज़ कर पाएँ और हर जगह के फॉरेस्ट में होने वाली क्रॉप्स को यूज़ कर पाएँ, है ना। उनकी इसी प्रैक्टिस को जो अंग्रेज हैं आपके रोकने टोकने की कोशिश करेंगे, उनको एक जंगल से दूसरे जंगल जाने में रोकने, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति एक ही जगह पर रहता है तो आप उससे टैक्स भी ले सकते हो, उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति कभी कहीं रह रहा है कभी कहीं रह रहा है तो आपको उसे कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, है ना, उससे टैक्स लेने में भी आपको मुश्किल होगी। वो इसी वजह से उन लोगों के मूवमेंट्स को क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, और जब वो उनके मूवमेंट्स पर रोक लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे, फिर विद्रोह करेंगे, ट्राइबल पीपल अपना विद्रोह करेंगे। कुछ तो हंटर थे, कुछ गैदरर थे। बहुत सारे रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो ज़्यादातर हंटिंग एनिमल्स पे या फिर गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते थे, या तो जंगल में रहने वाले लोगों को वो हंटिंग करते थे, या फिर जो आपको जंगल से मिलता है उन सबको वो कलेक्ट करते थे अपने खाने में यूज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो फॉरेस्ट उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि सर्वाइवल में बहुत ज़रूरी था उनके लिए। खोंड नाम की एक जनजाति है जो कि कहाँ रहती है, उड़ीसा के फॉरेस्ट के अंदर रहती है। उसका काम ही क्या था, उसका काम था डेली रेगुलरली हंट करना, है ना, और हंट किया हुआ सामान जो है आपस में बांट लेना, यानी कि वो ग्रुप में जाते थे, हंट करते थे, और जो भी हंट करके मिलता था उसे वो आपस में बांट लिया करते थे। खोंड जनजाति उड़ीसा की,
वो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, और फॉरेस्ट में जो भी खाना बनता था उसको कुक करते थे, है ना। और फॉरेस्ट के अंदर से ही ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते थे, है ना। किससे? साल और महुआ के पेड़ से वो तेल निकाला करते थे, ठीक है। और फिर वो फॉरेस्ट छोटे छोटे जो प्लांट है, हर्ब्स प्लांट है, उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते, दवाइयों के लिए यूज़ करते थे। और जो आपका उनको कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको जाके मार्केट में बेच देते थे, उससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते थे वो, ठीक है ना। छोटे मोटे जो वीवर्स हैं, जो अपना बोने का काम करते हैं, यानी बुनाई का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, है ना, वो भी खोंड के जनजाति के अंदर आते। खोंड जनजाति इन सारे कामों को भी करती थी। और कुशुम है आपका, और जो आपका पौलाश है, ये दो फ्लावर्स के नाम है। पौलाश एक फ्लावर का नाम है, और पौलाश हमारे यूपी का क्या है? यूपी का आपका नेशनल फ्लावर है, ठीक है। पोटाश भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में देखो, एक कलरफुल, वो फ्लावर को यूज़ करते थे अपने कपड़ों को रंग बिरंगा बनाने के लिए, क्योंकि वीविंग तो वो करते ही थे, तो अपने कपड़ों को कलरफुल करने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? फ्लावर्स का यूज़ करते थे। अगर आप देखोगे फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के पास में राइस और अदर ग्रेन्स कैसे पहुंचते थे? भाई ऐसा तो होगा नहीं केवल वो वही चीज़ें खा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें और भी खाते थे। उन सब चीज़ों को वहाँ पर कैसे पहुँचाया जाता था? वो क्या करते थे? फॉरेस्ट का सामान लेके जाके बाहर मार्केट में बेचते थे, और मार्केट का सामान लेकर के वो अपने पास में आते थे, ठीक है ना। वो अपने फॉरेस्ट के प्रोड्यूस से ही अपनी चीज़ों को, वैल्यूएबल चीज़ों को इंटरचेंज करते थे, उनके रिटर्न में ही कोई चीज़ें खरीद पाते थे। तो सामान खरीदते थे, वो थोड़ी बहुत अर्निंग करते थे। कभी कभी उन्हें सामान चाहिए होता तो उसके बदले सामान लेते थे, नहीं तो पैसे ले लिया करते थे, जो उन्हें ठीक लगता था उस हिसाब से वो ले लेते थे। कभी कभी वो लोग अपनी कोई नौकरी भी करते थे गांव में जाकर के, जैसे लोड उठाना है, या फिर आपके रोड्स वगैरह बनवाने हैं, है ना, कि पीजेंट के साथ लेबर का वर्क करना है, फार्मर के घर काम करना है, तो कभी कभी वो इन सारे कामों को भी करते थे, जिससे कि क्या कर पाएँ, वो अपना पैसा कमा पाएँ। कभी कभी वो वर्क के खोज में लेबरर बन के जाया करते थे कहीं पर काम करने के लिए। जैसे जो बैगाज हैं, सेंट्रल इंडिया की एक ट्राइबल जनजाति है जिसका नाम है बैगाज, वो ज़्यादातर यही काम किया करती थी। वो लोग ज़्यादातर अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे किसके अंदर? फॉरेस्ट के अंदर जो भी सामान बन रहा है उसमें, उस सामान को लेने में, वहीं पर रहने में। तो बैगा की जो डिग्निटी थी वो इसके बिलो थी कि वो एक लेबर बन पाए। तो इससे सोशल डिफरेंसेस निकल करके आ रहे हैं कि एक जनजाति लेबर के रूप में काम करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी जनजाति लेबर के रूप में काम करने को अपने आप को नीचा समझ रही है ना, यानी कि वो लेबर के रूप में अपने आप को काम करना नहीं चाह रही है। तो ये सोशल डिफरेंसेस शो कर रहा है। ट्राइबल लोग क्या करते थे? उनको बाय और सेल की जरूरत पड़ती थी, तो क्या करते थे? वो गुड्स को एक तरफ खरीदते थे, एक तरफ बेचते थे, प्रोड्यूस करवाते थे। तो डिपेंड रहते थे वो किस पर? ट्रेडर्स पे और मनी लैंडर्स पे, क्योंकि ट्रेडर्स ही हैं जो कि आपके सामान को लेकर के जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो सामान वो लेके जाते थे और वो गुड्स को बेचते थे हाई प्राइसेस में जाकर के। मनी लैंडर्स कभी कभी उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता, तो मनी लैंडर से वो क्या करते थे? उधार लेते, लोन लेते थे, और जब उन्हें जरूरत होती तब उन्हें कैश में लेते थे, और जब उन पे हो जाते थे तो वापस उन्हें इंटरेस्ट के साथ में उन्हें चुकाना पड़ता था। ये उनको बहुत महंगा पड़ता था, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। ट्राइबल मार्केट में, कॉमर्स में, है ना, और डेट, पॉवर्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशान रहते, और सबसे ज़्यादा परेशान उन्हें कौन करते थे? मनी लैंडर और आपके अंग्रेज, जो कि आउटसाइडर के रूप में उन लोगों को वो बुलाया करते थे, सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे। ये बेटा ट्राइबल ग्रुप का एक चार्ट बना हुआ है, ये याद रखना आपको दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिनका नाम है गद्दी ट्राइब और वन गुज्जर ट्राइब। ये ट्राइब का नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, गद्दी ट्राइब और वन गुज्जर ट्राइब। उसके नीचे उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट ट्राइब, इसका नाम है भोतिया ट्राइब, है ना। तो भोतिया ट्राइब कहाँ की है? आपकी उत्तराखंड की है। गद्दी और गज्जर कहाँ की है? आपकी हिमाचल प्रदेश की है। इधर देखो नॉर्थ ईस्ट में आपकी अपतनी और ऋषि आपकी अरुणाचल प्रदेश की 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं। क्या नाम है? अपतनी और ऋषि, है ना। उसके बाद देखो नागालैंड में नागा ट्राइब है, खासी में खासी ट्राइब है ना। और एक और ट्राइब इसका नाम है रंग। रंग ट्राइब आपकी कहाँ पर है? रंग ट्राइब आपकी ना है त्रिपुरा के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट वाली कौन कौन सी हैं? अपतनी और निशी सबसे ऊपर आएंगे तो AN होगा, अपतनी, A से अपतनी और N से निशी, AN। नागा की नागा याद रही, खासी खासी याद रहेगी। हजारा खासी भी, एक हजरंग भी दिखाई दे रही है आपको मेघालय में, और एक रंग दिखाई दे रही है आपको त्रिपुरा में। उसके बाद आप झारखंड में देखोगे 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं। ये तीनों ही आपके बिरसा मुंडा को फॉलो करती थी। संथाल, ठीक है, उसके बाद में मुंडा, और उसके बाद ओराम। उसके बाद संथाल आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर भी है। अब सेंट्रल इंडिया में MP में देखो 3 है आपके, बेगा, बंजारा और गोंड, यानी BBG। BBG आपके कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। BBG आपकी है MP के अंदर, यानी आपकी BBG कहाँ रहती हैं? MP के अंदर रहती हैं। बेगास, बंजारास और गुंडास, गोंड, सॉरी, ठीक है। तो बेगास, बंजारास और गोंड्स, यानी BBG आपकी कहाँ रहती हैं? MP के अंदर, बेगास, बंजारास और गोंड्स। उसके बाद आपको सहारिया दिख रहा होगा, सहारा डेजर्ट से याद रख लेना। और भील ट्राइब आपकी राजस्थान में भी रहती है, थोड़ी बहुत गुजरात में भी रहती है। गुजरात में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम याद रखने, एक का नाम है वन गुज्जर और एक का नाम क्या है? रथवा, है ना। एक का नाम क्या है? वन गुज्जर और एक का नाम क्या है? रथवा। तो वन गुज्जर और रथवा आपकी कहाँ रहती हैं? गुजरात के अंदर रहती हैं। उसके बाद देखो नीचे
बेगास आपका एमपी में भी रहता है और छत्तीसगढ़ में भी रहता है, लेकिन बीबीजी, बेगास, बंजारास, गोंड्स आपके एमपी में है, और बेगास, मारिया, गोंड्स यानी कि एक केवल बदलेगा, मारिया एमपी में आ जाएगा बंजारा और छत्तीसगढ़ में आ जाएगा मारिया, बाकी की दोनों सेम है। बेगास, बंजारास और आपके गोंड का एमपी में है, और बेगास और आपके ये बेगास, गोंड्स और आपके मारिया का है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखो उड़ीसा में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परजा है, बूंदा है, कांधा है ना, कोया है, सोयरा है, खोंड्स है। खोंड्स तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। उसके बाद आप है ना KS यानी PBKKSK है ना, PBKKSK है आपका, PBKKSK। तो PB में क्या है, PB में है आपका पराजा, उसके बाद है बोंदा, ठीक है ना, परांधा, बोंजा, ठीक है। तो परांझा, बोंदा, कांधा, कोया, उसके बाद में सरोरा और खोंड्स। उसके नीचे देखो आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिला करके कोया, बंजारा और खोंड्स। बंजारा आपकी दिख रही है कितनी सारी जगह पे मिली है आपको, छत्तीसगढ़ में भी मिली, एमपी में मिली और आपके आंध्र प्रदेश के अंदर भी मिली है बंजारा, और महाराष्ट्र के अंदर तो बंजारा ही है ट्राइब्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है ये। तो कोया, बंजारा, गोंड्स भी आपको 3 स्टेट में दिखाई दे रही होगी, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, है ना। तो कोया केवल यहाँ पर है, कोया आपकी उड़ीसा के अंदर भी है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो नीचे सबसे माला, इरूलर। तो केरला में 2 इंपॉर्टेंट आपकी हैं ट्राइब्स का नाम है, एक का नाम है आपका मला या फिर माला, और एक का नाम है इरूलर, ठीक है ना। तो क्या नाम है, माला और इरूलर आपकी 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कहाँ की हैं, केरल की हैं, माला और इरूलर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊँगी ये जो आपके इस चैप्टर में अलग से एक पेज बना करके दे रखा है ट्रैप्स के बारे में, ठीक। कल हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है।